अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रोमान शाह की किस्त नंबर 33। शामिर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मिरहा सामने बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर इसके करीब ही खड़ी हुई थी, जो मुस्कुराकर शायद इसे खुशखबरी बता रही थी या इसके बारे में कोई बात कर रही थी। मगर जैसे ही मिरहा ने शामिर को देखा, इसके चेहरे पर सख्त तासुब जाहिर होने लगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए शामिर को मुबारकबाद दी। आप अपनी वाइफ से बात कीजिए, मैं आपको ऑफिस में मिलती हूँ। आप वहीं से रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। शामिर ने बड़ी मोहब्बत से कदम रखा, मिरहा की जानिब कदम बढ़ाए, मगर मिरहा ने शामिर को देखते अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। शामिर ने इसके चेहरे के सख्त तासुरात को देखने के बावजूद भी नरमी इख्तियार करते हुए खुद को इसके करीब किया, मगर मिरहा ने सख्त दिल करते हुए अपने चेहरे का रुख फेर लिया और शामिर के जज्बातों की तौहीन की। बेशक इस वक्त शामिर के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, मगर मिरहा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। मगर शामिर जितनी मोहब्बत भरी शिद्दत के साथ इसके करीब हुआ था, मिरहा का ये अंदाज शामिर के जज्बातों की मुकम्मल तौहीन कर रहा था। मिरहा यार, इतनी नाराज़ हो कि इतनी बड़ी खुशी के मौका भी तुम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं कर रही। मीर ने बहुत टूटे हुए दिल से कहा। अगर ये खुशखबरी सही वक्त पर मिली होती तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश ना होता, मगर इस वक्त ये खुशखबरी भी मेरे सुलगते हुए दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकती। इस मैं नहीं भूल सकती कि आपने मेरे साथ बेवफाई की है। मेरा थोड़ा सा तो यकीन करो, मैं गलत नहीं हूँ। बस कर दे मीर। कैसे यकीन करूँ? जो चंद पिक्चर्स आपने देखी हैं वो सिर्फ चंद नहीं, एक अननोन नंबर से ऐसी बेतहाशा पिक्चर्स मुझे रोज़ मिल रही हैं। मैं इग्नोर करने की कोशिश तो कर रही हूँ, आप पर यकीन ही तो करना चाहती हूँ, मगर आप रातों को चोरों की तरह उठकर फ़ोन पर बातें करें, आपकी पॉकेट से एयरिंग मिले और मुझे सिर्फ आप पर यकीन करना चाहिए। इतनी आला ज़रफ़ नहीं हूँ मैं। अब अगर आप ये भी कहना चाहें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने आला ज़रफ़ी दिखाई मुझे कबूल करके। खामोश हो जा मेरा। ऐसे जुमले मत बोलो जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। जो कहना है मुझसे कहो, खुद पर ऐसे अल्फाज मत छापो जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। डॉक्टर से इजाज़त ले लें, मैंने घर जाना है। अब मुझसे कोई बात नहीं करनी। मेरा यार, इतनी खुशी के मौके पर क्या चंद लम्हे हम एक सब कुछ हटाकर इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? शामिर की नज़रों में मिरहा के लिए मोहब्बत थी और लहजे में इल्तिजा। 6 फुट का पुलिस वाला अपनी बीवी के सामने चंद मोहब्बत भरे लम्हों को सेलिब्रेट करने की भीख मांग रहा था। मिरहा सिर्फ एक औरत बनकर सोच रही थी। इस वक्त पूरी तरह से शामिर से बदगुमान थी। शामिर की बात पर कोई जवाब नहीं जाहिर किया। मतलब के इनकार है। जब खामोशी इख्तियार कर चुकी है तो इसका मतलब इनकार ही है। आप डॉक्टर से कहें हमें घर जाने दें। शमीर ने गहरी सांस फिजा में छोड़ते हुए सब्र का घूंट पिया। वो मिरहा को लेकर खामोशी से डॉक्टर के क्लिनिक रूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने रूटीन के मुताबिक इन्हें मल्टीवाइटमिन तजवीज़ की, खाने की अच्छी आदत अपनाने और डाइट का ख्याल रखने की नसीहत की, और बाकायदा चेकअप के लिए आने को कहा। आखिर में डॉक्टर ने यह भी कहा कि मिरहा को तनाव से दूर रखा जाए। शामिर कैसे बताता कि तनाव तो इनकी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हो चुका है जैसे इसे निकालना फ़िलहाल नामुमकिन हो। वो खामोशी से डॉक्टर के सामने अपने तासुरात नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुना और वे एक साथ क्लिनिक से बाहर निकले। मिरहा का हाथ पकड़कर शामिर साथ लेने चले जाना चाह रहा था, मगर मिरहा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मिरहा, सब मेरे सब्र का सिर्फ इतना इम्तिहान लो जितना मैं आराम से दे सकूं। गाड़ी में बैठते हुए शामिर ने बड़े जब्त से जुमले कहे। शामिर के मोबाइल पर मैसेज बीप होने पर इसने फौरन मोबाइल निकाल कर देखा, क्योंकि अक्सर काम के हवाले से मैसेज आते रहते थे, लेकिन इस बार मैसेज पढ़ते ही शामिर के चेहरे पर गहरी परेशानी झलकने लगी, जैसे कोई संगीन बात कही गई हो। शामिर ने गाड़ी चलाते हुए एक लम्हे के लिए मिरहा की तरफ देखा, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। शामिर और मिरहा का बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा। मिरहा शामिर के गुस्से से डरकर खामोश थी और शामिर इसलिए खामोश हो गया क्योंकि वो मिरहा से मज़ीद करके हालात को ख़राब नहीं करना चाहता था। गाड़ी शामिर ने अपने खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान बने हुए घर के सामने रोकी। ये घर इसे सरकारी तौर पर मिला था। शामिर ने गाड़ी से निकलते हुए फौरन दूसरी जानिब आकर मिरहा की साइड का दरवाज़ा खोला। इसका दिमाग झगड़े के असरात से भरा हुआ था, मगर इस वक्त भी इसके जहन में मिरहा की हालत को लेकर नरम जज्बात थे। शामिर ने मिरहा के सामने हथेली फैलाकर इसे बाहर आने की पेशकश की। मिरहा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे और आंखों पर अभी भी शामिर के लिए बेइंतहा गुस्सा था। कुछ देर के लिए खामोशी दोनों में बरकरार रही।
मुझे कुछ नहीं हुआ ना, अभी तक मैं पूरी तरह से आपके रहमो करम पर हूँ। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद अपने कदमों पर चल सकती हूँ। मिरहा की आंखों में गुस्सा और लहजे में आंसुओं की लर्जिश। मिरहा जो प्यार निछावर करने वाली और इस पर यकीन करने वाली थी, इससे ज्यादा गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी और एक नजर भी शामिर की जानिब देखना गवारा नहीं किया। इसका बस चलता तो इसी वक्त खुद को शामिर से दूर कर लेती, मगर इसकी मजबूरी ये थी कि वो इस वक्त घर से दूर थी। चाह कर भी वो शामिर के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। मिरहा की जिंदगी हमेशा से दो मर्दों के गिर्द घूमती रही। पहले दुनिया को सिर्फ अपने भाई की नज़र से देखती थी, अब शामिर की नज़रों से देखती थी। वो चाहकर भी इस भेड़ियों से भरी हुई दुनिया में निकलने को तैयार नहीं थी। शामिर ने इसका रद्द अमल नज़रअंदाज करते हुए इसके ज्यादा करीब आकर इसका हाथ जबरदस्ती थामते हुए इसे अपने गोद में उठा लिया। तुम्हें खुद से चलकर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम हर वक्त मेरी हिरासत में हो, और ऐसी हालत में अगर तुमने जरा सी भी मनमानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शामिर ने सख्त लहजे में कहा। मिरहा ने गुस्से से शामिर का हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ मजबूत हाथ अपनी नाजुक हाथ से उठाने की पूरी कोशिश की, मगर पूरी तरह से नाकाम रही। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए मीर, मैं खुद चली जाऊंगी, वो तकरीबन चिल्लाने वाले अंदाज में बोली। "श्श्श!" अगर ऊंची आवाज निकालने की कोशिश भी की तो मिरहा, मैं सख्ती से पेश आऊंगा। मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा। शामिर की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी के आसार वाजिया होने लगे थे। मर्द की बर्दाश्त की एक हद होती है, और कभी कभार औरत अपनी नाकाफी अकल की बात का इस्तेमाल करते हुए शौहर की बर्दाश्त के पैमाने को भर देती है, जिसके अंजाम काफी बुरे साबित हो सकते हैं। मीर छोड़ दो मुझे, आपसे बुरा इस वक्त कोई हो भी नहीं सकता। मुझे आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ भी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी हुई थी, हाथ पांव मारकर पता नहीं क्यों शामिर के गुस्से को और बढ़ा रही थी। तुम मुझे इनकार करोगी, मुझे धमकी दोगी, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। शामिर ने आंखें दिखाते हुए कदम अपने घर की जानिब बढ़ाए। जी करूंगी, आप ही को मना करूंगी, आप मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मेरी हो, तुम पर पूरा हक है मुझे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाए हुए ले जा रहा हूँ। जो कर सकती हो कर लो। वो एक एक लफ्ज को दांतों तले चबाते हुए सख्ती से बोल रहा था, मगर इसकी आवाज बहुत आहिस्ता सी। मिरहा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, मगर शामिर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो कुछ नहीं कर सकी। इसे जबरदस्ती अपने बाजुओं में उठाए हुए एक हाथ से लॉक खोलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था। आप मर्द हैं, इसलिए आपको सिर्फ जोर जबरदस्ती करनी आती है। औरत की सिर्फ यही हैसियत है कि वो मर्द की जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त करे। जो चीज़ें आपके बारे में सामने आई हैं, अगर वो मेरे बारे में आई होती तो आप क्या करते। दरवाजे से टीवी लाउंज तक का सफ़र चंद मिनटों का था, मगर इन चंद मिनटों में ही इसने बहुत कुछ तलख कह दिया था। मिरहा आज सिर्फ एक औरत बनकर सोच रही थी। मिरहा के मुंह से निकले हुए अल्फाज शामिर के दिल को टुकड़ों में बांट रहे थे। इसे मिरहा से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें जो कहना है कहो, मगर अब दोबारा अपने बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिरहा की बातों पर अब शामिर का सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया था। शामिर सब कुछ सुनता था, मिरहा के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता था, मगर मिरहा बार बार खुद को ही टारगेट कर रही थी। शामिर मिरहा को टीवी लाउंज में जाकर खड़ा कर चुका था। मिरहा शामिर के मुकाबले खड़ी थी। खुदा न करे कभी तुम्हारे बारे में कोई ऐसी गलत अफवाह भी उड़े। तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हें कमज़ोर नहीं महसूस करवाया, मगर आज मुझे शर्मिंदगी है अपनी इस मोहब्बत पर जो तुम्हारे दिल में मेरा यकीन भर भर नहीं सकी। लानत है मेरी ऐसी मोहब्बत पर जो दुश्मनों की एक साजिश के सामने ही ढेर हो गई। औरत नाकिसल अक्ल होती है अगर तुमने ये साबित कर दी, और ये सच है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें ज़बरदस्ती कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर सकता। जब तुम्हें ये लगने लग गया है कि मैं तुम पर ज़बरदस्ती करके अपनी मर्दानगी जता रहा हूँ, तो इससे आगे कहने को कुछ रहा ही नहीं। मैं तुम्हें गलत लगता हूँ, आज मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि मैं गलत हूँ। तुम मुझसे ख़त्म कर लो अपने सब रिश्ते, मगर रहना तुम्हें मेरे घर में है, यहाँ से जाने की आज़ादी नहीं। बात ख़त्म। शामिर का जब्त टूट चुका था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे। इसकी आवाज़ में शदीद गुस्से की वो शिद्दत थी जो आज से पहले मिरहा ने कभी नहीं महसूस नहीं की। ये सब कुछ शामिर के मुंह से बेख्तियार निकला।
मिरहा के अल्फाजों के तीर चुभते हुए शामिर की बर्दाश्त खत्म हो गई। मिरहा खामोशी से ये सुन रही थी। इस वक्त दुश्मनों की साजिश कामयाब हो चुकी थी। दोनों के दरमियान शदीद दूरियां पैदा हो चुकी थी। मिरहा हैरानी से शामिर की जानिब देख रही थी। अगरचे शामिर को ये सब कुछ तवक्को नहीं थी, लेकिन मिरहा को भी ये गुमान था कि इतना कुछ बोलेगा। वो हमेशा यही समझती थी कि शामिर इसके दिल की सबसे अहम जगह पर है और वो इसे मना लेगा, मगर ये कुछ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ अलग ही था। शामिर ने जिस शिद्दत और से अपने जज्बात का इजहार किया वो मिरहा के लिए बिल्कुल नई बात थी। इसकी हैरा वो हैरानी से इसकी तरफ देख रही थी, जैसे इसकी आंखों में एक नई हकीकत उजागर हो गई। वो जानती थी कि इसने थोड़ा सा रद्द-ए-अमल दिया है, तो ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया, मगर शामिर का ऐसा बर्ताव उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। इसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और अब जब वो शामिर के सख्त रवैये को देख रही थी तो इसका दिल टूट रहा था। तैयारी करो, मैं तुम्हें वापस छोड़कर आऊंगा और अब हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी। शामिर का लहजा सख्त और पुरअज़्म था, जैसे इसका फैसला पक्का हो। इसके चेहरे पर गुस्से के असरात वाज़ेह थे, आंखों में वो तेज गुस्सा जिसे मिरहा ने कभी इतनी शिद्दत से नहीं देखा। इसका ज़ब्त टूट चुका था और अब वो सिर्फ इस एक चीज़ चाहता था, दूरी। मिरहा की आंखों में सवाल था, जैसे वो इस तब्दीली को समझने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि इसका रद्द-ए-अमल शायद गलत था, लेकिन इसके लिए शामिर का इतना सख्त रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। वो खामोश थी, मगर दिल में एक गहरा ज़ख्म महसूस कर रही थी, जिसकी तकलीफ इस कदर ज़्यादा थी कि पूरा जिस्म दर्द से भरने लगा। ये सब कुछ बोलते हुए फ़ोन लेकर वापस दरवाजे पर बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद किया जैसे सारा कसूर बेचारे दरवाजे का हो। शामिर मिरहा को अब ऐसी हालत में इतनी परेशानी में छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। ये बात तो सच थी। इसका ये रवैया बहुत अजीब और नया था। वो जानता था कि मिरहा इस वक्त कितना टूट चुकी है, लेकिन फिर भी इसका मिरहा को यूं छोड़कर चले जाना अजीब था। शमीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर जो मैसेज देखा, इसे गाड़ी के पास आकर दोबारा पढ़ रहा था। गुस्से में वो अपना हाथ गाड़ी के फ्रंट पर मारते हुए अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंखों में जो गुस्सा था इसके पूरे जिस्म में फैल चुका था और गाड़ी में बैठकर जैसे गाड़ी को उड़ाकर किसी दूर दराज मुकाम पर ले जाना चाह रहा था, जहाँ इसे सुकून मिल सके और अपनी बेबसी को कम कर सके। 1 साल बाद मिराह किचन में खामोशी से खाना तैयार करती थी। चूल्हे की हंकार, चमचों की आवाज़ और सालन की खुशबू को किचन में फैल रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो जैसे किसी और दुनिया में हो, जहाँ वक्त ने इसे माजी की बातों से आज़ाद कर दिया, लेकिन वो इस आज़ादी में भी बेचैन थी। शमी किचन के दरवाजे पर खड़ा, इसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में खालीपन था। और मिरहा की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसके कदमों की आवाज़ भी किचन में गूंज कर गायब होगी। मिरहा ने सरसरी सी नज़र भी नहीं डाली, जैसे वो किसी दूसरे शख्स से बात कर रही हो, ना कि अपने शौहर से। तुमने खाना तैयार कर लिया? शमवीर ने नरम लहजे में कहा, मगर इसके लफ्ज़ों में एक दरिया की तरह खामोशी छुपी हुई थी। हाँ, मिरहा ने बगैर मुड़े मामूली से अंदाज में जवाब दिया। कभी एक छोटा सा लफ्ज़ होता था, तुमने खाना बना लिया, या खाने में क्या बना है, जिससे गुफ्तगू की इब्तिदा होती थी, लेकिन आज वो जुमला भी ख़त्म हो चुका था और यही इनके बीच का फ़ासला था। सिर्फ ये जुमला था और फिर खामोशी, और सब कुछ कह गई। और मिरहा का हमेशा की तरह साकित सा जवाब सुनकर बगैर रद्द-ए-अमल दिए खामोशी से किचन के दरवाजे से गुजरते मीरे के कमरे में आया। ये कमरा कभी मीरब की चहचहाहट और गूंज कहकों से गूंजा करता था, मगर यह सवाल सालों पहले की बात थी। अब तो इस रूम में खामोशी के डेरे थे। आज भी कमरा वैसा ही था जैसे हमेशा रहता था। आज भी कमरा वैसा ही था जैसे हमेशा रहता था, मगर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। हर चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई महसूस हो रही थी। मीरम हमेशा की तरह खामोश बैठी थी, इसकी नज़रें कहीं दूर खला में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से कहीं और जहां में जा चुकी हो। यह खामोशी अब 1 साल से इसके बीच बरकरार थी। इसकी खामोश नज़रें हमेशा किसी को तलाश करती रहती। इसके अंदर का दर्द इस कदर ज़्यादा था कि अगर एक लफ्ज़ भी इसके दर्द को ज़ाहिर कर पाता तो सामने वाले का दिल फट जाता। डॉक्टर्स ने बताया कि मीरब एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें इंसान जिस्म जिस्म तो चलता रहता है, मगर इसका दिल और दिमाग आपस में नहीं मिल पाते। इस बीमारी में मरीज अपने जज्बात को किसी से शेयर नहीं कर सकता और अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर सब कुछ बाहर से सब कुछ दिखाई नहीं देता।
शामिर को इसकी खामोशी में छुपे दुख का पूरी तरह से एहसास था, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि कैसे इसकी मदद करे। वो जानता था कि मीरब इस वक्त ऐसी हालत में है जहाँ वो किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही अपनी तकलीफ को किसी को बता सकती, मगर अपनी लाडली बहन के दिल के दुख से वो गाफिल नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था इसकी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है। शामिर के दिल में आज भी अपनी प्यारी बहन के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर हर रोज किस दर्द से गुजरता था, ये तो कोई और इसके दिल से पूछता। वो चाहकर भी अपनी लाडली बहन के दर्द को कम नहीं कर सकता था। शामिर बखूबी जानता था कि इसकी प्यारी बहन के दिल के दुख का इलाज कहाँ है, मगर बदकिस्मती से वो दवा जिसको इसकी शिद्दत से ज़रूरत थी वो शामिर चाहकर भी इसको फराहम नहीं कर सकता था। इसकी बहन के दिल में छुपे दुख को शिद्दत ऐसी थी कि वो लम्हों में ख़त्म हो सकती थी, और वो दवा थी रुमान शाह। मगर रुमान शाह कहाँ से लाता? अगर शामिर के बस में होता तो वो हर मुमकिन रास्ता तलाश करता, हर जगह रुमान शाह को ढूंढने की कोशिश करता, मगर ये अफसोस कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। वो जानता था कि रुमान शाह इसके सामने होता तो ये दर्द और गम फौरन दूर हो जाता, मगर रुमान शाह तो था ही नहीं। दिल की गहराइयों में चुप बेबसी और दुख का बोझ बर्दाश्त करता रहा, जिसका कोई इलाज इसके पास नहीं था। इस एक साल में शामिर ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर रुमान शाह के मिलने के इम्कानात थे। इसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर मुमकिन जगह तलाश की, हर सुराग पर कदम रखा, मगर रुमान शाह का कोई पता न चला। वो जानता था कि रुमान शाह का मिलना मीरब के दर्द का इलाज होगा, मगर वो क्या करता? रुमान शाह कहीं पर भी नहीं था। रुमान शाह को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मीरब के माँ बाप अपनी बेटी की हालत देखकर बिल्कुल टूट चुके थे और रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए दुख और गम को बर्दाश्त करते हुए अपनी बेटी को देखभाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए थे। मीरब की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि इनके लिए इनके साथ वक्त गुजारना, इसकी मदद करना ज़रूरी बन चुका था। मीरब के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ चुकी थी। मिरहा के पास खुद 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, और एक बेटी। की ज़िंदगी में बच्चों की देखभाल और ज़ाती ज़िम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि मीरब की मुकम्मल देखभाल में अपनी तवानाई नहीं लगा पाती थी। और 1 साल पहले हुए इस हादसे ने शामिर और मिरहा की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तहस-नहस कर दिया। शामिर, जो हमेशा मिरहा की मोहब्बत और हमायत का स्तून था, अब खुद एक बिखरा हुआ इंसान बन चुका था। इस हादसे ने न सिर्फ इनके ताल्लुकात में दरार डाल दी, बल्कि दोनों की ज़िंदगी की राहें भी बदल दी। मिरहा, जिसकी ज़िंदगी हमेशा शामिर के साथ जुड़ी हुई थी, अब एक ऐसी खामोशी में गर्क हो चुकी थी कि इसका दर्द का अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन नहीं। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे और वक्त एक बेजार सी धुंध में तब्दील हो चुका था। मिरहा अपने प्यारे भाई को खो देने के गम से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। बच्चों की जिम्मेदारियां इस पर बोझ बनकर पड़ चुकी थी और जिंदगी की रंगत जैसे मान पड़ चुकी थी। शामिर और मिरहा का रिश्ता मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, मगर एक चीज़ वो नहीं छीन सके, रुमान शाह की इज्जत। आज भी मिरहा और मेरब बाहिफाजत थी, और एक मुआवजा जिसे दुश्मन तोड़ने में नाकाम हो गया। इन दुआओं का सिला था ये इन दुआओं का सिला था जो एक गैरतमंद शख्स ने अपनी आखिरी लम्हात में अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए की थी। ऐसा शख्स जो अपनी इज्जत के लिए इतना मजबूत था, ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते। सुल्तान और आयशा एक महंगे होटल के पूल एरिया में खड़े थे, जहाँ पूल के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और आसमान पर सूरज की किरणें चमक रही थी। आयशा ने गहरे नीले रंग का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, जिसके साथ हाई हील्स में खड़ी थी। इसकी आंखों में चमक थी और हाथ में वो एक महंगा ड्रिंक पकड़े हुए थे, जिसका रंग भी गुलाबी था। सुल्तान का लिबास भी आयशा से कम न था। इसने स्याह रंग का सूट और हल्की सी टाई पहन रखी थी, जो इसकी शख्सियत में मजीद शोखियां पैदा कर रही थी। तुमने जो कुछ किया, इसके बाद शामिर कभी अपनी बीवी को सफाई नहीं दे सकेगा। आयशा ने अपनी हंसी को दबाया और सुल्तान को देखते हुए कहा, हाँ, वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत रखता है, इज्जत को बहुत अजीज रखता है। हमने जो काम किया है, इसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाएगा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जो भी हो वो अंदर ही अंदर टूट चुका है, अब कभी भी मेरे हाथ से बात नहीं कर सकेगा जो उसे करनी चाहिए। आयशा ने सर हिलाकर जवाब दिया। सुल्तान ने गहरी सांस ली, फिर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में इंतकाम चमक रही थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास लर्ज रहा था। इस साजिश को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो किसके बारे में बात कर रहा था, ये अभी तक वाज़िया नहीं था, मगर इसके चेहरे का गुस्सा और सख्त लहजा बता रहा था कि वो किसी खास शख्स को अपने गुस्से का निशाना बनाने वाला है।
आयशा अपने नीम दराज लिबास में बेहद पुरअतमाद नजर आ रही थी। इसके जिस्म की साख्त इसके लिबास की निर्माण की तरह वाज़ेह हो रही थी, जो बिल्कुल बेबाक इस पे इसके हर हरकत को जाहिर कर रही थी। इसने हाथ में एक ड्रिंक पकड़ रखा था और हाई हील में इसके कदम इसके जाज़िबे नज़र जिस्म को मजीद उजागर कर रही थी। सुल्तान के करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और आंखों में एक फातिहाना चमक थी। सुल्तान, छोड़ो इसे, आयशा ने बड़ी अदा से कहा। इसका लहजा मुकम्मल तौर पर फातिहा था, जैसे वो किसी गहरी साजिश का हिस्सा और इसमें कामयाब हो चुकी हो। हम इनको बर्बाद करने में कामयाब हो चुके हैं। रुमान शाह को जितनी गोलियां लगी हैं वो बच नहीं सकेगा। और रुमान शाह और शामिर की ज़िंदगी में हमने जितनी दूरियां डाली हैं, इसके बाद ना वो मिरहा के साथ कभी पहले जैसा रिश्ता बना पाएगा, ना इसकी ज़िंदगी में खुशी आ सकी। हम तो कामयाब हो चुके हैं। आयशा के अल्फाज एक शदीद एतमाद था, जिससे अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी थी। सुल्तान के चेहरे पर गुस्से की झलक थी, मगर इसके साथ साथ एक पुरस्कार सुकून भी था और कुछ लम्हों तक खामोश रहा। फिर धीरे से बोला, इस साजिश को तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और ना ही खुशी इनकी ज़िंदगी में आ सकेगी। ओ माय गॉड सुल्तान, छोड़ो हमारे इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करो। हमने जितना इसकी ज़िंदगी को तबाह करना था किया। अब जब अब जब भी वो तुम्हारी नज़रों के सामने आएंगे, तुम जिस तरह चाहोगे सजा दे लेना, मगर इस वक्त नहीं। सुल्तान, आयशा ने अपनी आवाज़ में नरमियत के साथ कहा और अपनी दिलकश अदाओं से सुल्तान को अपने जाल में मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया। सुल्तान ने आयशा को गहरी नज़रों से देखा, जैसे वो इसकी हर अदा को अपनी नज़रों में कैद करना चाह रही हो। इसका लहजा नरम था मगर गहरा और आंखों में एक खास चमक थी। तुम थकती नहीं और बहस करते करते, इसके अल्फाज में एक ऐसा तासुर था जैसे वो इस लम्हे में हर चीज़ को भुलाकर सिर्फ आयशा के करीब होने का ख्वाहिशमंद था। नहीं, मेरा बस चले तो मैं दिन रात तुम्हारी बाहों में कैद रहूं, तुम्हारे करीब, तुम्हारे लम्स में, जहाँ और कुछ भी ना हो, सिर्फ हम हो और हमारी दुनिया हो। आयशा की आंखों में एक अजीब खास नौज की चमक थी, जैसे सुल्तान के सामने अपने दिल के राज खोल देना चाहती हो। इसने आहिस्ता से अपने हाथ सुल्तान के हाथ जिस्म के गिर्द लपेट लिए, जिसे जैसे इसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी आरज़ू इस लम्हे में सब हो गई। सुल्तान, वो नरम आवाज़ में बोली, अगर तुम्हारी बाहों में ये लम्हा रुक जाए तो मुझे कभी नहीं लगेगा ज़िंदगी ज़िंदगी का कोई और मकसद है, जैसे तुम्हारी मौजूदगी, जैसे वक्त का गुजरना भी बेमानी हो जाए। सुल्तान के सीने से लगते हुए आयशा की सांसें तेज़ हो गईं और इसकी नज़रें सुल्तान की आंखों में गम और मोहब्बत का एक गहरा समुंदर देख रही थी। वो और ज़्यादा करीब हुई, जैसे तमाम तर वजूद के साथ सुल्तान में जज़्ब होना चाहती हो। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ सुल्तान, के तुम्हारी हर हरकत, हर एक सांस में दिल के करीब होती जाए। तुम्हारी गुर्बत में मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है और कोई भी गम, कोई भी दर्द नहीं रहता। इसकी आवाज़ में एक नरम सा सुरूर था, जैसे वो अपनी सारी ख्वाहिशात, सारी आरज़ुएं एक ही लम्हे सुल्तान के कदमों में डाल देना चाहती हो। सुल्तान को अपनी तरफ खींचते हुए आयशा की आंखों में जो जज्बा था वो इसे खुद पर काबू पाने नहीं दे रहा था। इसकी कुर्बत, इसकी धड़कन हर लम्हा सुल्तान की रूह में इतनी गहराई से सरायत कर रही थी कि वो खुद भी अपने जज्बात की शिद्दत से मुतासिर हो गया। सुल्तान ने आयशा से आयशा की गर्दन के गिर्द अपना हाथ रखा, फिर इसे बेरहमी से अपने करीब खींच लिया और इसके हाथ की सख्त गिरफ्त आयशा की धड़कनों को महसूस करते हुए बढ़ती गई, जैसे उसकी हर धड़कन को अपने कब्जे में लेना चाहता हो। इसके हाथ की अंगुष्टें आयशा की सीने पर तेजी से गईं और इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हारी धड़कनों का राज भी अब मैं जान चुका हूँ आयशा, सुल्तान ने गहरी आवाज में सरगोशी करते हुए खुमारी से कहा। इसका हाथ मजीद आयशा के सीने पर दबा, जैसे इसके दिल की धड़कनों पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इसने तेज सांसों में सिसकी ली, इसकी सांसें तेज हो गईं, इसका दिल धड़क रहा था। सुल्तान की गिरफ्त ने इसकी हर सांस को बेकाबू कर दिया। इसका जिस्म सुल्तान के साथ जकड़ा हुआ था। सुल्तान का हाथ अब इसकी नरम धड़कनों पर और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला गया। आयशा की धड़कनों की तेज आवाज जैसे इसके कानों में गूंज रही थी। आयशा ने सुल्तान को हल्का सा धकेलते हुए इसकी नजरें खुद पर मरकूज की। सुल्तान, शक मत किया करो, आपके साथ वक्त गुजारना मेरी खुशकिस्मती है। सुल्तान को धीरे से लकड़ी के बेंच की तरफ खींचते हुए बोली। वो अपने जज्बात को छुपाने की बजाय सुल्तान के सामने बेबाक हो रही थी। सुल्तान को अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। शक के बावजूद भी मेरा खुद तुमसे दिल को दूर करने को दिल नहीं चाहता। तुम्हारी ये कुर्बत, ये लम्स, ये धड़कनें मेरे दिल में आग लगा देती हैं। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए आयशा के गर्दन में झुक चेहरे पर गर्दन में चेहरा छुपाकर धीरे से कहा, तुम्हारी ये मौजूदगी, ये लम्स मेरे जज्बातों में आग बर्पा कर देते हैं।
आयशा और सुल्तान के दरमियान तकरीबन 35 से 36 साल का फ़र्क था और यही फ़र्क इनकी मोहब्बत को मज़ीद पेचीदा और गहरा बनाता गया। दोनों के अंदर एक ऐसी ताकत थी जो इनकी उम्र और तजुर्बात को फ़र्क को मिटाती थी। आयशा के जज्बात और सुल्तान की पुख्तगी में एक जुनूनी कशिश थी जो इनकी शख्सियत को मज़ीद पुरअसरार बनाती थी। सुल्तान का अंदाज सख्त और बेरहमाना था, जबकि आयशा की चुलबुली तबीयत में एक खास सहर था जो सुल्तान को अपनी तरफ खींचता था। इन दोनों के दरमियान का रिश्ता एक तूफान की तरह था, जिसमें वो एक दूसरे की कमजोरी ताकत को बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। सुल्तान हमेशा आयशा को अपनी गुर्बत से तड़पने पर मजबूर कर देता था, मगर वो जानलेवा शिद्दतों को दिल में महसूस करते हुए भी हर लम्हा मजीद मजीद करीब जाने की ख्वाहिश में मुबतला होती। इसकी धड़कनें तेज हो जाती, हर छुई हुई हवा में जैसे छुई मुई हवा में सुल्तान की मौजूदगी महसूस करती हो। इसका जिस्म सुल्तान की हर हरकत से जल रहा था और अपनी सारी तवानाई को उसके करीब जाने की कोशिश में लगा देती थी। हर लम्हा, हर सांस में सुल्तान की गुर्बत को और भी ज़्यादा जज़्ब करती थी, जैसे कोई ख्वाब भी कोई ख़त्म ना हो। आयशा ने अपनी सांसों को काबू पाने की कोशिश की, मगर सुल्तान की गुर्बत ने इसे बेहद बेचैन कर दिया। वो सिसक कर आहिस्ता से इनकी बाहों में सिमटते हुए अपनी नज़रें बंद कर गई। इसकी धड़कन सुल्तान की मौजूदगी में तेज़ हो रही थी और इस लम्हे की गहराई में गर्क हो रही थी। सुल्तान ने इसके पीछे से गिरफ्त मजबूत कर ली, जैसे वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी इसके करीब हो। आयशा ने सिसक कर सुल्तान की गुर्बत को गहराई से महसूस किया और उसके दिल में एक मसरूर सी लहर दौड़ गई। तुम्हारी मौजूदगी सुल्तान मेरे लिए सब कुछ है, आयशा ने नरम लहजे में कहा, जैसे वो इस लम्हे मुकम्मल तौर पर सुल्तान की गिरफ्त में हो। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गए हो। आज़ाद होने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दूंगा। सुल्तान ने इसके अल्फाज सुने और इसका चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, मार डालो, मगर अपनी गुर्बत में मुझे बिखरने दो। तुम्हारी शिद्दत में मैं अपनी हकीकत भूल जाती हूँ। इसके अल्फाज में एक बेबाकी और तकलीफ का मखलूत एहसास है, जैसे वो अपनी ताकत के इजहार की कोशिश कर रही हो। इसने अपनी नज़रें सुल्तान के सीने पर मजबूर करते हुए सख्त सर्द लहजे में कहा। वो कतरा कतरा सुल्तान की गुर्बत में पिघल रही थी, जैसे वक्त रुक कर इनकी दुनिया में सिमट आया। उस लम्हे में किसी और की आमद की औकात नहीं थी, क्योंकि जहाँ सुल्तान का राज था, आयशा की तेज सांसें इसकी धकती हुई बेकरारी जाहिर कर रही थी कि इसकी हर सांस के साथ इसकी आहों की गूंज फिजा में एक गहरे दर्द और शिद्दत का पैगाम दे रही थी। नरम धड़कनों के हर कतरे को सुल्तान की गुर्बत में पिघलते हुए वो महसूस कर रही थी। हर सांस की धड़कन, तेज धड़कन और दिल की आवाज़ एक दूसरे में गुम हो रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो और दुनिया सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही हो। आयशा की आंखों में बेकरारी की गहरी लहर थी और इसकी सांसों की गूंज ने फिजा को मजीद शिद्दत से भर दिया हो। फिजा में सिसकियों का शोर था। शाहज़ेब, तुम्हें याद है मैं जब ड्रग्स का नक्शा करने लगा था? अमर की आंखों में गमगीन की लहर थी। हाँ, तुमने कितनी मुश्किलात झेली थी। डॉक्टर शाहज़ेब ने सर झुकाया, नरम लहजे में कहा। रुमान शाह ने वो सब कश पे कैसे बर्दाश्त किया और मुझे कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन वो हमेशा मेरी तरफ मुतवज्जा रहता था। अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो हमेशा मेरी ज़िंदगी के फैसले सीधे करता था। मुझे याद है जब मैं नशे में था तो मुझे पंजाबी में डांट कर कहता था, शट अप कर गए, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। इसने मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे पास अस्पताल में एडमिट किया बगैर किसी इजाज़त के। शाहज़ेब की आंखों में इसके कमरे की खामोशी थी। रुमान शाह ने कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ा। इसकी कुर्बानियाँ हमारे लिए हमेशा अहम रहेंगी। इसने हमारी ज़िंदगी के लिए वो सब किया है जो शायद हम कभी नहीं कर सकते। इसकी मोहब्बत, इसका ख्याल और इसकी मौजूदगी हमारे लिए एक चट्टान की तरह थी। वो हमेशा हमारी दोस्ती की जान था। अहमद की आवाज़ में अफसोस और गम था। इस जैसा यार सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। हम बदकिस्मत हैं कि हमसे हमारा यार बिछड़ गया। रुमान शाह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। रुमान शाह दिलों से निकलने वाला यार नहीं है। अगर सारी दुनिया की दौलत उठाकर भी हमें रुमान शाह का साथ मिले तो खुदा की कसम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। शाहजेब ने इन बातों को चूर लहजे में कहा। दोनों जवान दोनों जवानों की आंखों में नमी थी। रुमान शाह का जिक्र करते हुए अक्सर इन यारों की आंखें भीग जाती थी। यार, इसने हमेशा हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और हम सब ने सबसे कुछ नहीं मांगा। बदले में हमने इसको क्या दिया? हमारी किस नेकी का सिला था वो शख्स क्यों नहीं है? आज वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? क्यों ये वीरानी हमारा मुकद्दर बन गई है? अहमद ने दुख भरे लहजे में कहा, यार मेरे भाभी इसकी जान थी, क्यों चला गया वो मेरे भाभी को छोड़कर? वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। कलेजा फटता है मेरे भाभी और उनके बच्चों को देखकर। शाहजेब, क्या हमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मेरे भाभी और बच्चों की ज़िंदगी कुछ सुधार आ जाए?
यार मीरब भाभी का बीमारी का इलाज जो है वो कहाँ से लाएं। मीरब भाभी के जज्बात स्टिल हो गए हैं। वो दिमागी तौर पर इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की से कासिर हैं। इस वक्त इनका इलाज सिर्फ हमारा यार था, लेकिन कहाँ से लाएं। लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं मिला हमें। अहमद ने सर्द नज़रों से शाहजेब की बात सुनते हुए सर को झुका लिया। या फिर एक काम करें, कुछ दिन हम राइम और आयत को अपने घर ले आएं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। शामिर इस वक्त बहुत कड़े वक्त से गुजर रहा है। एक तरफ इसकी अपनी ज़िंदगी दरम बरम हो चुकी है, इस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, इसकी जॉब चली गई है, ये सब कुछ। और दूसरी तरफ मीरा भाभी को देख कर एक भाई होने के नाते खुद में ही ख़त्म हो रहा है। शायद हम बच्चों को कुछ दिन अपने पास ले आएँ तो इनका माहौल भी बदल जाए। नहीं यार, मुझे नहीं लगता शामिर को ये पसंद आएगा। तुम जानते हो वो कमाल का ज़िम्मेदार है, अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी नहीं भागता। हमें इसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये इसकी फितरत के खिलाफ होगा। शाहज़ेब ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, ये बात तो है। अहमद ने अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ओके अहमद, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। डॉक्टर शाहज़ेब अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भाभी और बच्चियों को सलाम कहना। मतलब भाभी को सलाम कहना और बच्चियों और मेरी भतीजियों को बहुत सारा प्यार देना। अहमद ने हाथ मिलाते हुए प्यार से कहा, हाँ जी ज़रूर, आपकी भतीजियों को बहुत सारा प्यार दूंगा। आपकी माशाल्लाह अब तो 3 भतीजियाँ और आपकी भाभी को बहुत परेशान कर दी हैं। शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी तीनों बेटियों के बारे में बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था। अल्लाह हाफिज़। अहमद ने अहमद ने कहा और शाहज़ेब की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अल्लाह हाफिज़। शाहज़ेब ने भी जवाब दिया और गाड़ी में बैठते हुए इसके दरवाजे को बंद किया। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई और मंदिर से गायब हो गई। मीरब, कहाँ हो तुम? आवाज़ में शराब और बेकरारी की एक लहर थी। लफ्ज़ टूटे फूटे हुए थे, इस जैसे इसकी रूह में हर पल एक सवाल का जवाब इंतज़ार कर रहा हो। कमरे में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता और एक साया तेज़ी से अंदर दाखिल होता। रोशनी की धुंध में एक चेहरा झलकता, लेकिन अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इस लम्हे में सिर्फ एक बेकरारी और सस्पेंस था, जिससे इसका साया हर कदम इसके राज के करीब ले ले आ रहा हो, जो अभी तक छुपा हुआ था। इस वक्त हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।